वीर्य की शक्ति। फिर चाहे वह कोई इस जगत के महापुरुष हो या फिर कोई बड़े शास्त्रों हो, हर किसी ने इस शक्ति को एक अद्भुत और महान शक्ति से संबोधित किया है। तो क्या है यह शक्ति? इस शक्ति को कैसे संचय करें और संचय के बाद किस किस प्रकार के हमें फायदे हो सकते हैं, जानते हैं न्यूरो और यौगिक विज्ञान के माध्यम से। अपने फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सुना होगा। यह इस प्रकार की याद शक्ति होती है कि अगर हम किसी चित्र को एक बार ध्यानपूर्वक देख भी लें तो उसे बार बार चिंतन करके याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर वर्षों के बाद भी हम उसे याद करें तो बेखबू वैसी ही हमारे मन में चित्र याद आएगा जैसा हमने उस समय उस चीज को देखी हो। उदाहरण के तौर पे अगर कोई पुस्तक हम ध्यानपूर्वक देखें तो उसके एक एक शब्द एक चित्र के माफिक याद रह जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास याद शक्ति थी, उस तरह उसके पीछे का कारण है कि हमारा दिमाग दो तरह की जानकारी को याद रखता है। एक है इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारी पढ़ी हुई बात या फिर किसी से सुनी हुई और सोची हुई बात हम याद रखते हैं। दूसरी जानकारी है चित्र या फिर कोई आंखों द्वारा देखी गई चीज, जैसे हम कोई फिल्म के सीन को देखते हैं और अगर कोई ऐसा सीन हो जो हमें अति प्रिय हो तो कैसे हम उसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी का चेहरा याद करता है और कैसे वह उसको याद करके व्याख्यान करता है। बस इसी को फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है कि व्यक्ति जब वीर्यवान होता है तब उसके दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन को एक फ्लूइड की तरह खून में से स्पर्म के पोषण मिलते हैं, जिससे वह पूरी तरह चरम सीमा पर अपना फंक्शन दिखाने लगता है। हमारी बॉडी में सीमेन प्रोडक्शन के लिए 3 इंटरनल ऑर्गन जवाबदार होते हैं, टेस्टिस, एपिडिडिमिस और सीमेनल वेजिकल्स। जब हम खुराक लेते हैं तब टेस्टिस उस खुराक में से वीर्य का निर्माण करता है, जो कुछ 64 दिन लेता है उसे बनाने में, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। जब यह स्पर्म का सेल निर्माण हो जाता है तब वह एपिडिडिमिस में चला जाता है, जहां पर वह स्टोर और स्ट्रॉन्ग बनता है। अब इसके आगे 2 प्रकार की संभावना हो सकती है। जब यह स्पर्म शरीर से डिस्चार्ज होता है, जिसे इजेक्यूलेशन कहते हैं, तब वह एपिडिडिमिस से निकलकर सीमेनल वेजिकल में से सीमेन फ्लूइड से कवर होकर बाहर निकलता है। अब स्पर्म में और सीमेन फ्लूइड में फर्क होता है। सीमन बनता है 64 दिन में और स्पर्म फ्लूइड बनता है कुछ ही घंटों में, जो प्रोस्टेस्ट ग्लैंड द्वारा निर्माण होता है। सीमन फ्लूइड स्पर्म के सेल्स को प्रोटेक्ट और उसे लंबे समय तक बचाने का कार्य करता है। अब दूसरी संभावना यह होती है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे पानी की टंकी पानी के ओवरफ्लो होने के कारण कैसे पानी बाहर आ जाता है, उसी प्रकार शरीर में एपिडिडेमिस स्टोरेज होता है, जहां पर स्पर्म स्ट्रॉन्ग और स्टोर होता है। जब हमारे द्वारा इजेक्यूलेशन ना किया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तब यह सीमन ओवरफ्लो होकर ब्लड में और ब्लड द्वारा रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर दिमाग तक स्थानांतर होता है। कुछ 210 दिन लगते हैं इस प्रक्रिया पूर्ण होने में, यानी कि 7 महीने। शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से। योग शास्त्रों के अनुसार इस चक्र की 4 पंख होती है। जब वीर्य इस चारों पंख में घुल जाए तब यह चक्र सक्रिय होता है। इसके सक्रिय के पीछे के कुछ लक्षण होते हैं जो हम अनुभव करते हैं, जैसे कि पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहना, काम वासना के विचारों पर बार बार विचलित न होना। इस समय के दौरान हमारा प्रभाव और ऑरा कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि हम खुद और सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ एक आरामदायक, शांति और सुरक्षा महसूस करता है। इस समय खुद का एक भारी व्यक्तित्व हमें महसूस होता है, क्योंकि हमारा नीचे का चक्र, जिसे शरीर का आधार भी कहते हैं, वह मजबूत होता है और हो सकता है कि धीरे धीरे उस जगह की आसपास की बीमारी भी ठीक हो सकती है। जब यह ऊर्जा कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद ऊपर उठती है तब वह स्वाधिष्ठान चक्र के संपर्क में आती है, जिसे शास्त्रों ने 6 पंख से संबोधित किया है। यह चक्र ज्यादातर 35 से 40 की उम्र वाली स्त्री में सक्रिय होता है। इसी कारण काफी लोग ऐसी स्त्री से बातचीत करते ही आकर्षित हो जाते हैं। यह सब प्रभाव पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे जब हम हमारे से अति बलवान, शक्तिशाली और बड़े लेवल वाले व्यक्ति से मिलते हैं तब हमारा उनसे बातचीत करने का ढंग कुदरती तौर पे बदल जाता है, और उससे विपरीत जब कोई हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे से निर्बल हो तब हमारा उनसे बात करने का ढंग कुदरती तौर पे बदल जाता है। इसी को प्रभाव या फिर ऑरा कहते हैं।
जिसमें व्यक्ति से ज्यादा उनका प्रभाव बोलता है। जब यह ऊर्जा इस चक्र पर संग्रहित होती है तब व्यक्ति में कुछ इस प्रकार का प्रभाव बढ़ जाता है कि उसके विपरीत लिंग वाले लोग उनसे कामुकता से आकर्षित होने लगे। ज्यादातर लोग इस सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि इस समय के दौरान उसके आसपास व्यक्ति के साथ ऐसी घटना बनने लगती है जैसे उसे काम वासना शांत करने के बड़े आसानी से विकल्प सामने से मिलने लगे। आयुर्वेद शास्त्र ने इसे ओजस के साथ कड़ी जोड़ी है। ओजस यानी कि माथे पर का एक तेज धीरे धीरे नीचे की ऊर्जा जब कपाल तक पहुंचती है तब यह घटना घटित होती है। तेज से भरा व्यक्ति जिसके चलने की अदा, बोलने की अदा, सोचने और समझने की अदा कुछ अलग ही स्तर पर चली जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मनुष्य कर्म के अनुसार अपने जीवन में योनि बदलता है और कर्म के हिसाब से कई प्रकार की योनियां होती है। इस प्रकार का तेजस्वी वाण व्यक्ति अपनी ऊर्जा और कर्मा के कारण देव योनि में चला जाता है, जिसे एक जीवंत देवीय ऊर्जा एक सिद्ध स्वरूप में प्राप्त होती है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे कई व्यक्ति को देवीय ऊर्जा प्राप्त हुई थी, जो लोग अपने मन में ही ऐसी शक्ति से संवाद कर सकते थे। अब आगे जब यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर मणिपुर चक्र में संचारित होती है, जिसे योग शास्त्रों ने 10 पंख वाला चक्र कहा है। पंखों का मतलब यह होता है कि जब वह ऊर्जा चक्र पर केंद्रित होती है तब वह अपने पंख के माध्यम से आसपास के अंग तक संचारित होती है। जैसे वृक्ष की डाली के ऊपर किस तरह पान होते हैं और जब एक रस भरी ऊर्जा अपने मूल से डाली में और डाली से पान में संचारित होती है तब जाके एक फूल या फिर फल का निर्माण होता है। इसी तरह शरीर के चक्र और उसके पंख भी इसी तरह काम करते हैं। जब ऊर्जा यह सभी पंख में संचारित हो जाए तब जाके एक फूल यानी कि कुछ सिद्धियों का उद्भवन होता है, जो बीज रूपी वर्षों से अंदर छुपी हुई होती है। जब मणिपुर चक्र इस वीर्य रूपी जीवंत ऊर्जा से सक्रिय हो जाता है तब व्यक्ति में कुछ ऐसी सिद्धियां सक्रिय हो जाती है जैसे कि कुछ उनका प्रभाव प्रबल रूप से खिल जाता है, शरीर बल से भर जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना कुछ अलग ही ऊपरी स्तर पर काम करने लगते हैं। संकल्प शक्ति यह एक सिद्धि है जो मैनिफेस्टेशन द्वारा की जाती है। यह सिद्धि उस पुरुष में प्रबल रूप से जाग जाती है क्योंकि मणिपुर चक्र शरीर का सेंटर ऑफ बॉडी चक्र है। जब यह ऊर्जा बीज केंद्र में केंद्रित होती है तब एक स्थिरता मन में जाग जाती है। फिर उसे बार बार विचलित होना, अपने निर्णय बदलना, मनोबल निर्बल होना, उद्देश्य से हटना या भूल जाने जैसी समस्या खड़ी ही नहीं होती। जब चक्र अवरोधित प्रणाली में होते हैं यानी कि चक्र ब्लॉकेज, तब कुछ नकारात्मक चीज हमारे साथ हो सकती है। जैसे कि अगर अनाहत चक्र जो छाती के थाइमस ग्लैंड के पास होता है, जब यह चक्र ब्लॉक होता है तब व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना जागना, कुछ चुनिंदा लोगों पर निर्भर होना, संदेह भरा स्वभाव हो जाना, बात बात पर अविश्वास जागना, यह सभी चीज हो सकती है। और यह सभी नकारात्मक चीज स्त्री में होना आम बात है। जैसे अनाहत चक्र अवरोधित होने पर ऐसे नकारात्मक चीज घटित होती है, उसी तरह सभी चक्र के साथ होता है। हर किसी चक्र की अलग अलग नकारात्मकता होती है। अगर प्राण ऊर्जा यानी कि वीर्य ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से इस चक्र में दाखिल हो तो उस व्यक्ति के स्वभाव में अद्भुत बदलाव आता है। जैसे कि स्वीकार करने की भावना जग जाना, एक प्रेम तत्व बन जाना। प्रेम तत्व यानी कि हमारे बोलने से या बात करने के परम प्रेमी की झलक बाहर नजर आती है। शब्द में करुणा छलकना, सामने वाले को ऐसी व्यक्ति से बात करके कुछ ऐसा अनुभव होता है कि वह व्यक्ति उनके हृदय के काफी करीब हो। उनका प्रभाव, उनका फेस रीडिंग एक ईमानदार व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब किसी को एंजाइटी का रोग होता है तब इसी चक्र के निर्बल होने के कारण होता है। अगर पैनिक अटैक के समय वह व्यक्ति 639 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी सुने, फिर भी उसकी एंजाइटी शांत हो सकती है और कुछ पलों में वह नॉर्मल अवस्था में लौट सकता है। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, यह सभी मेडिकल विभाग का निर्माण कुछ इसी 150 से 200 साल से हुआ है। उसके पहले भी लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, पर उस समय 3 ही समाधान हुआ करते थे: ध्यान, योग और आयुर्वेद। समस्या तब भी वही होती थी जो आज के समय में होती है, पर उस समय एक प्रथा हुआ करती थी, गुरुकुल प्रथा,
जिसमें विद्यार्थी को 13 साल की उम्र से लेकर 26 साल तक गुरुकुल में रखा जाता था और वहां पर उसे ध्यान, ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल और भोजन जैसी चीजों पर उम्दा ध्यान दोहराया जाता था। विज्ञान के मुताबिक यह उम्र में शुक्राणु का विकास होता है और जितने शुक्राणु शरीर में स्थायी रहे उतने ही वह रक्त में घुल जाते हैं और समय के साथ साथ वह शरीर में मैच्योर होते जाते हैं। इसी कारणवश उस समय जितने योद्धा हुए उस तरह आज के समय में नहीं हो पाते। अब आगे जब यह ऊर्जा मणिपुर से ऊपर उठती है तब वह कंठ के चक्र के संपर्क में आती है। कई लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के कंठ में सरस्वती है, वह जो बोलता है वही सामने वाला करता है। यह कुछ अंश है उस सिद्धि के जो योगी इस चक्र को जागृत करके कमाता है। इसी प्रकार हर कोई चक्र की अलग अलग सिद्धियां होती है। वैसे ही शरीर में और शरीर के बाहर कुल मिला के 114 चक्र होते हैं और यह सभी चक्र 14 सालों के भीतर इस विधि के माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं। इस अवस्था को पार करने के बाद व्यक्ति देव योनि में चला जाता है। फिर वह पूरे समय एक आनंदित और बेहद शांत अवस्था में रहता है। उनके ख्यालों की गुणवत्ता इतने उच्च स्तर की होती है कि साधारण व्यक्ति उनके विचारों की तुलना भी नहीं कर सकता। उनकी सोचने की क्षमता, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यह सभी करोड़ों लोगों से अलग ही प्रकार की हो जाती है। जब यह ऊर्जा एक संयम, ध्यान और डिसिप्लिन के माध्यम से कुदरती दौर पे ऊपर की ओर उठती है और कुदरती दौर पर अपना कार्य करती है, तो मुख्य प्रश्न यह उठता है कि यह ऊर्जा को अपने आप में संचय कैसे करे और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे। न्यूरोविज्ञान के मुताबिक जो लोग ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके होते हैं उसको ड्रग्स छुड़ाने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है जिसे प्लेकेबो मेथड कहते हैं। इस मेथड में दर्दी को कोई बड़े डॉक्टर के द्वारा कुछ नॉन मेडिसिनल दवाई दी जाती है जो ड्रग्स की तरह दिखती है और दर्दी को बातों के माध्यम से उनका विश्वास जीत के कहा जाता है कि यह ड्रग्स है जो तुम कभी कभार ले सकते हो और दर्दी उसे ड्रग्स समझकर खाता है और डॉक्टर की बात पर पूरी तरीके से उम्दा विश्वास करता है। कमाल की बात यह है कि यह दिमाग में विश्वास बिठाने के बाद शरीर अंदर से कुछ ऐसे हार्मोनिक केमिकल रिलीज करता है कि वह व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगता है और मान लेता है कि उसने ड्रग्स का सेवन किया। अब यह चीज को यौगिक नजर से देखे तो जो भी चीज हम खाते हैं और खाते समय जो सोचते हैं और जो मानते हैं वही चीज हमारे शरीर के साथ होती है। उदाहरण के तौर पे ज्यादातर लोग खाते समय अपना व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रिया करते रहते हैं। उसी कारण भोजन भी उस प्रकार शरीर में प्रतिक्रिया करता है जिस कारण ज्यादातर लोग पूरे दिन अशांत और स्ट्रेस से भरा अनुभव करते हैं। दूसरा उदाहरण कि जब हम भोजन लेते हैं अगर उस समय कोई दुखद भरे समाचार हमें सुनने को मिले तो हमें आगे भोजन लेने का मन नहीं रहता और अगर हम फिर भी जबरदस्ती खाए तो वह खुराक से हमें पेट में गड़बड़ और मन में बेचैनी रहती है। इसी प्रकार हम जो सोच रख के खाना खाते हैं वह खाना शरीर में उस सोच का परिणाम बनकर प्रतिक्रिया करता है। अगर हम खाना लेने से पहले यह सोचे कि जो मैं भोजन लेने जा रहा हूं वह मेरे शरीर में एक तंदुरुस्ती लाएगा, मेरे मन और मेरे शरीर को मजबूत बनाएगा और मेरे संयम की शक्ति में बढ़ावा करेगा, मुझे ब्रह्मचर्य और मन को काम वासना से दूर रहने के लिए मदद रूप होगा। फिर अगर शांति से और ध्यानपूर्वक उस खुराक का ग्रहण करें तो कुछ ही घंटों में आप महसूस करेंगे कि अपने स्वभाव में बदलाव महसूस होगा। खुद पर संयम, काम वासना से दूर, ब्रह्मचर्य और वीर्य रूपी प्राण ऊर्जा का संचय बहुत ही आसानी से बिना कोई प्रबल पुरुषार्थ किए कर सकेंगे।